जिस मंजर की आपने कल्पना करवाई है वह किसी कहानी का दृश्य नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक है। कल तक जिस घर में हंसी थी, जहां पिता की आवाज गूंजती थी, जहां बेटे की पहचान उसके बालों, उसके सपनों और उसके भविष्य से जुड़ी थी, आज उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आंगन में सफेद चादर ओढ़ी एक निर्जीव देह पड़ी है और उसके पास बैठा है वही बेटा जो कल तक पिता की छांव में सुरक्षित था। उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं है, उनमें डर है, असहायता है और एक अनकहा सवाल है कि अब उसका जीवन कैसा होगा। वह टूट चुका है पर समाज उसे टूटने का समय भी नहीं देता। लोग उसे उठाते हैं, नाई के पास ले जाते हैं और उसके सिर के बाल उतार दिए जाते हैं। ये दृश्य बाहर से जितना क्रूर दिखता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय और अर्थपूर्ण है। वह लड़का जिसने अपने बालों से अपनी पहचान बनाई थी, जिसने शीशे के सामने खड़े होकर उन्हें संवारने में समय बिताया था, आज एक झटके में उस पहचान से वंचित कर दिया जाता है। उसके लिए ये केवल बालों का गिरना नहीं बल्कि अपने पुराने जीवन का अंत है। एक तरफ पिता के जाने का शोक और दूसरी तरफ अपने सौंदर्य, अपने अहंकार और अपनी पहचान के खोने का दर्द, ये दोहरी पीड़ा उसे भीतर तक तोड़ देती है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य प्रश्न करता है कि आखिर हमारा धर्म इतना कठोर क्यों है। क्या ये केवल एक रस्म है या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद मुंडन को केवल सामाजिक रिवाज नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच के बंधन को तोड़ने की प्रक्रिया कहा गया है। जब पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र केवल शारीरिक रूप से अनाथ नहीं होता, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक नए चरण में प्रवेश करता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो तुरंत मुक्त नहीं हो जाती। वह कुछ समय तक अपने घर, अपने शरीर और अपने संबंधों से जुड़ी रहती है। उसे यह भ्रम बना रहता है कि वह अभी भी उसी संसार का हिस्सा है। इसी कारण अंतिम संस्कार और उसके बाद की सभी क्रियाएं केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए की जाती हैं। में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग से गुजरना पड़ता है। वह न तो तुरंत स्वर्ग जाती है और न ही तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। वह एक मध्य अवस्था में रहती है जहां उसका सबसे बड़ा बंधन उसके प्रियजनों से होता है। पुत्र पिता का सबसे निकट संबंध होता है। जब बेटा अपने बाल नहीं कटवाता तब यह माना जाता है कि वह अपने भीतर पिता के प्रति मोह को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। बाल केवल शरीर का अंग नहीं है, वे हमारी सुंदरता, हमारा अहंकार और हमारी सांसारिक पहचान का प्रतीक हैं। जब बेटा अपने बाल कटवाता है तो वह ये स्वीकार करता है कि उसका पुराना जीवन समाप्त हो गया है और पिता अब इस संसार में नहीं है। ये स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, इसलिए यह प्रक्रिया पीड़ा के साथ जुड़ी होती है। ये रस्म इसलिए कठोर लगती है क्योंकि वह मनुष्य को सच्चाई से टकराने के लिए मजबूर करती है। यदि उसे केवल रोने और शोक मनाने दिया जाए तो वह भ्रम में जी सकता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब उसके सिर से बाल उतार दिए जाते हैं तो वह आईने में खुद को पहचान नहीं पाता। वह देखता है कि वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा। ये परिवर्तन उसके भीतर एक मानसिक झटका पैदा करता है जिससे वह मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करता है। यह एक तरह से उसके भीतर के बच्चे की मृत्यु और एक जिम्मेदार पुरुष के जन्म का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि यह बंधन नहीं तोड़ा गया तो आत्मा मोह में फंसी रह सकती है। वह अपने बेटे से जुड़ी रह सकती है और आगे की यात्रा नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है कि मुंडन केवल बेटे के लिए नहीं बल्कि पिता की आत्मा की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह विचार डरावना लग सकता है कि आत्मा बालों में अटक जाएगी, लेकिन इसका अर्थ प्रतीकात्मक है। इसका मतलब यह है कि यदि मोह नहीं छोड़ा गया तो आत्मा और जीवित व्यक्ति दोनों ही बंधन में रह जाएंगे। आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी और बेटा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे गहरा अर्थ यह है कि मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की होती है। बेटे के लिए पिता की मृत्यु उसके पुराने जीवन की मृत्यु है। बालों का गिरना उस पुराने जीवन का अंतिम चिन्ह है। इसलिए कहा जाता है कि गिरे हुए बाल कचरा नहीं होते बल्कि पिता और पुत्र के बीच के अंतिम सांसारिक संबंध का प्रतीक होते हैं। उन्हें अलग स्थान पर रखा जाता है क्योंकि वे केवल शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। जब समाज बेटे को मुंडन के लिए मजबूर करता है तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं कर रहा होता बल्कि उसे यह सिखा रहा होता है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को अपनी इच्छा, अपनी सुंदरता और अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। यह त्याग उसे मजबूत बनाता है। यह उसे यह समझाता है कि जीवन अस्थायी है और जो गया है उसे रोकना संभव नहीं। यदि कोई बेटा मुंडन से इनकार कर दे तो उसका अर्थ यह नहीं कि पिता की आत्मा उसे छोड़ नहीं पाएगी,
बल्कि यह कि बेटा स्वयं उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया है। वह अभी भी पिता को अपने भीतर जीवित रखना चाहता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। जब तक व्यक्ति किसी प्रिय की मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ये रस्म उसे उस स्वीकार्यता की ओर धकेलती है। ये पूरी कथा केवल डर और रहस्य की नहीं है, बल्कि परिवर्तन और मुक्ति की है। मुंडन का अर्थ यह नहीं कि बेटे को बदसूरत बनाया जाए, बल्कि यह कि उसे उसके पुराने रूप से मुक्त किया जाए। यह एक कठोर लेकिन आवश्यक प्रक्रिया मानी गई है, ताकि आत्मा और जीवित व्यक्ति दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसलिए जब हम उस दृश्य को देखते हैं जहां एक जवान बेटा अपने बाल खो देता है, तो हमें केवल उसकी पीड़ा नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उस गहरे अर्थ को समझना चाहिए जो इसके पीछे छिपा है। ये रस्म हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, रिश्ते अस्थायी हैं और सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। ये हमें सिखाती है कि मोह को छोड़कर ही शांति मिल सकती है। यही कारण है कि यह रस्म इतनी गंभीर और अनिवार्य मानी गई है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, उस क्षण से जब बेटा अपने बाल खोता है और उसी के साथ अपने पुराने जीवन को भी विदा करता है। यही वह क्षण है जहां शोक, भय, रहस्य और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर एक ऐसी कथा बनाते हैं जो केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से समझी जाती है। यही मुंडन के पीछे का वह सच है जिसे लोग डरावना कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह जीवन को समझाने वाला सबसे कठोर और गहरा पाठ है। मृत्यु के क्षण को केवल शरीर के रुक जाने की घटना समझना बहुत छोटा दृष्टिकोण है। शास्त्र कहते हैं कि जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो केवल सांस नहीं निकलती, बल्कि एक बहुत गहरी और भारी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को गरुड़ पुराण में प्रेत ऊर्जा कहा गया है। यह ऊर्जा हवा की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर घर के हर कोने में फैल जाता है। जिस स्थान पर मृत्यु होती है, वहां का वातावरण अचानक बोझिल हो जाता है। वही कमरा जहां कल तक बातें होती थीं, आज वहां बैठते ही दिल घबराने लगता है। ये केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि एक प्रकार का मानसिक और ऊर्जात्मक परिवर्तन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा तुरंत आगे नहीं जाती। वह कुछ समय तक उसी घर में, उसी वातावरण में रहती है। वह अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती। ये स्थिति सबसे अधिक प्रभाव डालती है उस व्यक्ति पर जो मरने वाले से सबसे अधिक जुड़ा होता है, और वह होता है उसका बेटा। क्योंकि बेटे के भीतर पिता की छवि केवल स्मृति नहीं होती, वह उसकी पहचान का हिस्सा होती है। पिता का जाना बेटे के भीतर एक खालीपन छोड़ देता है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यही वह क्षण होता है जब वह नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक उसे घेर लेती है। अब यहाँ विज्ञान और परंपरा एक अनोखे मोड़ पर मिलते हैं। हमारे बाल केवल सजावट नहीं है। विज्ञान कहता है कि बालों में केराटिन होता है और उनमें स्थिर विद्युत को सोखने और पकड़ने की क्षमता होती है। वे वातावरण की तरंगों को ग्रहण करते हैं। इसीलिए कई संस्कृतियों में बालों को एंटीना की तरह माना गया है, जो बाहर की ऊर्जा को भीतर तक पहुंचाते हैं। जब बेटा अपने पिता की मृत्यु का दृश्य देखता है, जब वह शमशान की ओर जाता है, जब वह अंतिम सांस टूटते हुए देखता है, तो उसका मस्तिष्क उस क्षण को गहराई से रिकॉर्ड कर लेता है। ये केवल याद नहीं रहती, यह एक छाप बन जाती है। और वह छाप उसके बालों में, उसके शरीर में, उसकी चेतना में बस जाती है। उसका दुख, उसका डर, उसका शून्य, सब कुछ जैसे एक मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। उसके बाल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि यदि उन बालों को नहीं हटाया गया, तो वह ऊर्जा वहीं बनी रहेगी। बेटा बाहर से सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर से वह टूटता रहेगा। उसे रात में डरावने सपने आएंगे। उसे हर समय लगेगा कि कोई उसके आसपास है। कभी कभी उसे पिता की आवाज सुनाई देगी, कभी छाया का भ्रम होगा। ये सब उस गहरे सदमे का परिणाम होता है जो उसके मन और शरीर में जमा हो गया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मुंडन का नियम बनाया। ये केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक चिकित्सा है। मुंडन का अर्थ है डिलीट करना। जैसे हम किसी भरे हुए मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं ताकि वह फिर से काम कर सके, वैसे ही सिर मुंडवाना बेटे के मस्तिष्क को एक नया आरंभ देने का संकेत है। वह अपने आप को आईने में देखता है और पहचान नहीं पाता। ये झटका उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि उसका पुराना जीवन समाप्त हो गया है। अब उसे नए रूप में जीना है। ये प्रक्रिया उसके भीतर जमी उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक बन जाती है। लेकिन खतरा केवल यादों का नहीं होता, खतरा आत्मा का भी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद लगभग 10 दिनों तक आत्मा अपने घर में भटकती रहती है। वह अपने शरीर को खोजती है, अपने लोगों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। वह चाहती है कि कोई उसे पहचान ले, कोई उसे बुला ले।
इस समय सबसे अधिक संभावना होती है कि वह अपने बेटे के आसपास मंडराए, क्योंकि वही उसका सबसे गहरा संबंध होता है। यदि बेटा अपने मोह को नहीं तोड़ता, यदि वह अपने भीतर पिता को जाने नहीं देता, तो ये बंधन और मजबूत हो जाता है। मुंडन उसी बंधन को तोड़ने का प्रतीक है। जब बेटा अपने बाल उतारता है तो वह ये स्वीकार करता है कि अब वह पिता से अलग है। वह ये घोषणा करता है कि उसका जीवन आगे बढ़ेगा और पिता की आत्मा को भी आगे जाना होगा। यह एक तरह से दोनों के लिए मुक्ति का द्वार है। यदि यह नहीं किया गया तो कहा जाता है कि आत्मा मोह में फंसी रह सकती है और बेटे का मन भी भय और भ्रम से मुक्त नहीं हो पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में डरावना सच यह नहीं है कि आत्मा बालों में अटक जाएगी, बल्कि यह है कि मनुष्य अपने दुख में फंसा रह जाएगा। मुंडन उस दुख से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। ये कठोर इसलिए है क्योंकि जीवन की सच्चाई भी कठोर है। ये रस्म बेटे को ये सिखाती है कि मृत्यु को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। बालों का गिरना केवल शरीर का परिवर्तन नहीं, बल्कि उस भारी ऊर्जा का विसर्जन है जो उस क्षण में उसके भीतर भर गई थी। इसलिए जब समाज बेटे को मुंडन के लिए ले जाता है तो वह केवल परंपरा नहीं निभाता, बल्कि उसे अचेतन रूप से एक उपचार की ओर ले जाता है। वह उसे उस गहरे सदमे से बाहर खींचने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी चिकित्सा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, जहां धर्म, मनोविज्ञान और ऊर्जा एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि मुंडन केवल सिर का बाल उतारना नहीं है, बल्कि आत्मा और मन दोनों को हल्का करना है। यह उस नकारात्मक ऊर्जा को विदा करने का तरीका है जो मृत्यु के साथ घर में प्रवेश कर जाती है। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां बेटे के बाल गिरते हैं और उसी के साथ उसका डर, उसका मोह और उसका बंधन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत मुक्त नहीं हो जाती। वह मोह माया में फंसी रहती है। वह अपने बेटे को देखती है और उसे वही छोटा बच्चा समझती है जिसे उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आत्मा बार बार अपने बेटे के पास आने की कोशिश करती है, उसे छूना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। लेकिन बेटा उसे देख नहीं पाता। यदि बेटे का रूप वही बना रहे जो पिता के जीवित रहते था, वही बाल, वही चेहरा, वही पहचान, तो आत्मा का मोह और गहरा हो जाता है। वह उसी शरीर से, उसी चेहरे से चिपकी रहती है। लेकिन 10वें दिन जब मुंडन होता है तो बेटे का रूप पूरी तरह बदल जाता है। वह स्टाइलिश लड़का नहीं रहता जिसे पिता पहचानता था। उसका सिर खाली होता है, उसका चेहरा अलग लगता है, वह किसी सन्यासी जैसा दिखाई देने लगता है। जब आत्मा अपने बेटे को इस नए रूप में देखती है तो उसे झटका लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब सब कुछ बदल गया है। अब उसका बेटा वही नहीं रहा। उसने अपने पिता के लिए अपनी पहचान, अपना रूप, अपना घमंड सब त्याग दिया है। यही बदला हुआ रूप आत्मा को ये समझाने में मदद करता है कि अब इस संसार से जाने का समय आ गया है। मुंडन आत्मा के लिए एक संकेत है, अब मुंह तोड़ो और आगे बढ़ो। यदि मुंडन न कराया जाए तो आत्मा भ्रम में रहती है। वह सोचती है कि उसका बेटा अभी भी वही है, इसलिए वह उसी के आसपास भटकती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आत्मा बेटे के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है या उससे चिपक सकती है। इसी को पितृदोष या प्रेत बाधा कहा गया है। इसलिए ये रस्म केवल परंपरा नहीं बल्कि बेटे की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक ढाल है, जो उसे अदृश्य शक्तियों और मानसिक भय से बचाती है। इस रस्म का एक बहुत गहरा अर्थ अहंकार से भी जुड़ा है। हमारे बाल हमारी सुंदरता और हमारे घमंड का प्रतीक हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं ताकि दुनिया हमारी तारीफ करे। लेकिन मृत्यु हमें सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है। ये सुंदरता, ये स्टाइल, ये पहचान सब यही रह जाएगी। पिता की मृत्यु के बाद बेटा मुंडन करवाकर अपने अहंकार की बलि देता है। वह जैसे कहता है, हे पिताजी, आपके सामने मेरा रूप, मेरा घमंड कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए अपना सबसे प्रिय गहना, अपने बाल त्याग रहा हूं। यह त्याग आत्मा को शांति देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस जीव के लिए पृथ्वी पर इतना बड़ा त्याग किया गया हो, उस पर यमराज के दूत भी दया करते हैं। यह त्याग बेटे के हृदय को कोमल बनाता है, उसे विनम्र बनाता है, उसे जमीन से जोड़ देता है। अब जरा शमशान घाट के वातावरण को समझिए। जलती हुई चिताएं, धुआं, राख और हवा में फैले असंख्य सूक्ष्म जीव। जब शरीर जलता है तो उससे कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं। विज्ञान कहता है कि बाल इन सूक्ष्म कणों के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं। शमशान का धुआं और वे कण बालों की जड़ों में जाकर चिपक जाते हैं। आप स्नान करके शरीर तो साफ कर सकते हैं, लेकिन बालों की जड़ों में छिपी वह गंदगी आसानी से नहीं निकलती। हमारे बालों के रोमकूप बहुत गहरे होते हैं। वहां वह कीटाणु और वह नकारात्मक ऊर्जा घर बना लेते हैं।
यदि वे कण साथ रह जाए तो बेटे को संक्रमण हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। प्राचीन काल में जब साबुन, शैम्पू और कीटाणुनाशक नहीं थे, तब मुंडन ही एकमात्र उपाय था उस संक्रमण से बचने का। ये सूतक को शरीर से पूरी तरह अलग करने का तरीका था। मुंडन करके हम उस पूरी परत को ही हटा देते हैं जहां वे कीटाणु छिपे हो सकते हैं। ये पूर्ण शुद्धि का मार्ग था। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुंडन हमेशा 10वें दिन या अंतिम संस्कार के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि 10 दिन तक हम उस दुख को जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। वह समय शोक का होता है। 10वें दिन शुद्धि होती है। मुंडन करके हम उन 10 दिनों में जमा हुए अंधकार को शरीर से उतार फेंकते हैं। यह एक नई शुरुआत होती है। जैसे सांप अपनी पुरानी कंचुली उतार देता है, वैसे ही बेटा अपने पुराने जीवन को उतार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंडन के बाद शिख यानी छोटी क्यों छोड़ी जाती है? शास्त्र कहते हैं कि शिख छोड़ना जरूरी है क्योंकि वही सहस्रार चक्र होता है। वह प्राणों का केंद्र है। वह एंटीना है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। बाकी बाल हटाकर हम संसार का मोह हटाते हैं, लेकिन शिख रखकर परमात्मा से संबंध बनाए रखते हैं। ये वैराग्य और जीवन के बीच का संतुलन है। एक और वैज्ञानिक तथ्य शरीर की गर्मी से जुड़ा है, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहा गया है। जब हमें अत्यधिक दुख होता है, जब हम बहुत रोते हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सिर गर्म हो जाता है, आंखें जलने लगती हैं और दिमाग में जैसे आग लगी होती है। मुंडन करने से सिर की त्वचा सीधे हवा और ठंडक के संपर्क में आती है। इससे बढ़ा हुआ तापमान कम होता है, दिमाग शांत होता है। यदि बाल रह जाएं तो वह गर्मी अंदर ही बंद रहती है, जो मानसिक असंतुलन और क्रोध को जन्म दे सकती है। पुराने समय में मुंडन के बाद सिर पर चंदन लगाया जाता था ताकि मस्तिष्क को शीतलता मिले और व्यक्ति सही निर्णय ले सके। और अंत में आती है पगड़ी की रस्म। उत्तर भारत में 13वीं के दिन बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है। ये रस्म बहुत मार्मिक होती है। पगड़ी जिम्मेदारी का ताज है, लेकिन ताज पहनाने से पहले सिर का खाली होना जरूरी है। यह एक रूपक है। बालों का हटना मतलब बचपने का हटना। खाली सिर मतलब जिम्मेदारी के लिए तैयार सिर। जब सिर से बाल हटते हैं तो वह हल्का लगता है, लेकिन वास्तव में उसी दिन वह सिर दुनिया का सबसे भारी बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार की जिम्मेदारी, पिता की जगह और जीवन की सच्चाई। इस तरह मुंडन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति, बेटे की सुरक्षा, मन की चिकित्सा और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। ये डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा और करुण सत्य है, जिसे हमारे पूर्वजों ने परंपरा के रूप में सहेज कर रखा। मुंडन केवल बालों का गिरना नहीं है, वह एक लड़के के भीतर छिपे बच्चे का अंत और एक पुरुष के जन्म की घोषणा है। उसी क्षण से वह केवल बेटा नहीं रहता, वह घर का मुखिया बन जाता है। वह जिम्मेदारी जिसे कल तक पिता उठाते थे, अब उसी सिर पर आकर बैठ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उस दिन बाल नहीं गिरते, उस लड़के का लापरवाह अतीत गिरता है। जब समाज उस गंजे सिर वाले बेटे को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब ये घर संभालने वाला है, अब इससे बचपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल हमारे पूर्वजों के डीएनए का सबसे मजबूत प्रमाण होते हैं? बालों में हमारी पूरी वंश परंपरा की छाप होती है। जब पिता की मृत्यु होती है तो बेटे के शरीर के भीतर एक आनुवांशिक हलचल होती है, जैसे उसकी कोशिकाएं भी उस आघात को महसूस करती हों। विज्ञान कहता है कि खून के रिश्तों में एक अदृश्य डोर होती है। जब एक सिरा टूटता है, यानी पिता का जीवन समाप्त होता है, तो दूसरे सिरे यानी बेटे के शरीर में कंपन पैदा होता है। ये कंपन केवल भावनात्मक नहीं, जैविक भी होता है। मुंडन उस कंपन को शांत करता है। यह एक तरह का रिबूट है, जैसे मोबाइल फोन हैंग हो जाए तो उसे रिस्टार्ट किया जाता है। मुंडन पूरे शरीर के सिस्टम को रिस्टार्ट करता है। पुराने पैटर्न टूटते हैं और नए पैटर्न बनते हैं। इसलिए इसे केवल रस्म नहीं बल्कि चिकित्सा कहा गया है। ये डीएनए और मन दोनों के स्तर पर काम करने वाली प्रक्रिया है। पुराने समय में जब कोई राजा मरता था तो पूरी प्रजा अपना सिर मुंडवा लेती थी, क्योंकि राजा केवल शासक नहीं, पिता समान माना जाता था। ये सामूहिक शोक का प्रतीक था। ये दिखाता था कि दुख किसी एक का नहीं, सबका है। आज परिवार छोटे हो गए हैं, लेकिन भावना वही है। जब घर के सभी पुरुष एक साथ मुंडन कराते हैं तो वह केवल परंपरा नहीं निभाते, बल्कि एकता का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि इस दुख में हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। यही एकता उस परिवार को उस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करती है। एक और कारण है जिसे हम नजर लगना कहते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार अत्यंत कमजोर स्थिति में होता है। उनकी रक्षा की दीवारें गिर चुकी होती हैं। ऐसे समय में बुरी नज़र जल्दी लगती है।
बाल सुंदरता का प्रतीक है और सुंदरता पर ही सबसे पहले नजर जाती है। बालों को हटाकर हम उस आकर्षण को मिटा देते हैं। हम अपने आप को कुरूप बना लेते हैं ताकि किसी की नजर न लगे। यह एक तरह का छलावा है। ये हमें अदृश्य बना देता है। हम प्रकृति से कहते हैं कि हम दुखी हैं, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। में कहा गया है कि यमराज के दूत उन आत्माओं के प्रति नरमी बरतते हैं जिनके लिए पृथ्वी पर परिजन तपस्या कर रहे होते हैं। मुंडन एक मौन तपस्या है। ये बिना शब्दों के किया गया व्रत है। जब यमदूत देखते हैं कि किसी आत्मा के लिए किसी ने अपना रूप, अपनी पहचान और अपना अहंकार त्याग दिया है, तो उस आत्मा को कम कष्ट दिया जाता है। ये प्रेम की शक्ति है जो लोगों के पार भी काम करती है। अक्सर देखा गया है कि मुंडन के बाद व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। वह शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ये बदलाव आवश्यक है। पिता के जाने के बाद यदि बेटा पहले जैसा चंचल और लापरवाह रहे तो घर कैसे चलेगा। मुंडन उसे जबरदस्ती गंभीरता की ओर मोड़ देता है। जब वह रोज शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि अब सब कुछ बदल गया है। यह उसे भटकने नहीं देता। यह उसे हर दिन याद दिलाता है कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंडन नदी के किनारे ही क्यों किया जाता है, घर के बाथरूम में क्यों नहीं? नदी का किनारा मिलन का स्थान है। जल और धरती का संगम, जीवन और मृत्यु का संगम। बहता पानी समय का प्रतीक है। वहां बाल त्यागने का अर्थ है कि हम अपने दुख को समय की धारा में बहा रहे हैं। घर में बाल काटना अशुभ माना जाता है क्योंकि वह गिरी हुई ऊर्जा घर में ही रह जाएगी। नदी उसे अपने साथ बहा ले जाती है और समुद्र में मिला देती है। नदी के किनारे हवा और सूर्य का प्रकाश उस नंगे सिर को नई ऊर्जा देता है। एक और वैज्ञानिक कारण विटामिन डी से जुड़ा है। जब मुंडन के बाद व्यक्ति धूप में बैठता है तो उसके सिर की त्वचा सीधे सूर्य की किरणें ग्रहण करती है। यह अवसाद से लड़ने में मदद करता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि विटामिन डी की कमी से उदासी और डिप्रेशन बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने ये नियम इसलिए बनाया ताकि शोक में डूबे व्यक्ति को प्राकृतिक उपचार मिल सके। सूर्य की किरणें सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे जला देती हैं। आज लोग पूछते हैं कि क्या मशीन से छोटे कराना काफी नहीं है, क्या पूरा मुंडवाना जरूरी है? शास्त्र कहते हैं कि शिक छोड़कर पूरे बाल हटाना ही विधि है, क्योंकि जब तक जड़ से बाल नहीं निकलेंगे तब तक पुरानी ऊर्जा पूरी तरह बाहर नहीं जाएगी। ट्रिमर से बाल छोटे करना केवल रूप बदलना है, शुद्धिकरण नहीं। शुद्धि के लिए जड़ से हटाना आवश्यक माना गया है। शॉर्टकट से रस्म पूरी नहीं होती, उसका प्रभाव कम हो जाता है। लोग ये भी पूछते हैं कि स्त्रियां अपना सिर क्यों नहीं मुंडवाती। इसका उत्तर शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों देते हैं। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है और उसके बाल उसकी रक्षा कवच माने गए हैं। दूसरा कारण यह है कि पुरुष दर्द से जीते हैं और स्त्रियां भावना से। पुरुष को दुख से बाहर आने के लिए शारीरिक क्रिया की जरूरत होती है। उसे कुछ ऐसा करना होता है जिससे उसे लगे कि अब बदलाव आ गया है। मुंडन वही क्रिया है, जबकि स्त्रियां रोकर, बोलकर और भावनाओं को बाहर निकालकर अपने दुख को हल्का कर लेती हैं। पुरुष अक्सर रोते नहीं, उनका दुख भीतर जम जाता है। मुंडन उस जमे हुए दुख को बाहर निकालने का रास्ता बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जन्म और मृत्यु का एक चक्र भी छिपा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर के गर्भ के बाल हटाए जाते हैं, जिसे चूड़ाकरण कहा जाता है। और जब पिता जाते हैं तो अंतिम बार बाल हटाए जाते हैं। ये चक्र पूरा होता है। बाल देकर बेटा ये कहता है कि आपने मुझे जीवन दिया था, मैं आपको अपनी सुंदरता देता हूँ। ये जन्म और मृत्यु के बीच का पवित्र सौदा है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मुंडन समाज के सामने आत्मसमर्पण का प्रतीक है। हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं तो आप मजबूत बन जाते हैं। मुंडन हमें सिखाता है कि दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपने शरीर पर धारण करो और फिर उसे त्याग दो। ये भी विज्ञान का सत्य है कि बाल और नाखून मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक बढ़ते रहते हैं। इसका अर्थ है कि बालों में जीवन की ऊर्जा सबसे अंत तक रहती है। जब हम जीवित रहते हुए बाल काटते हैं तो हम अपनी जीवन ऊर्जा का एक अंश दान करते हैं। ये दान उस आत्मा को बल देता है जो अभी अभी इस शरीर को छोड़कर गई है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को पिता की मृत्यु के बाद मुंडन कराए हुए देखें तो उसे दया की नज़र से मत देखिएगा, सम्मान की नज़र से देखिएगा। वह केवल एक गंजा सिर नहीं है, वह एक बेटा है जिसने अपने पिता के लिए अपनी सुंदरता त्याग दी है। वह एक योद्धा है जो अपने दुख से लड़ रहा है। वह एक जिम्मेदार पुरुष है जो अब परिवार का भार उठाने के लिए तैयार है।
बाल फिर उगाएंगे, शायद पहले से ज्यादा घने और अच्छे। जैसे समय के साथ उस दुख का घाव भी भर जाएगा, लेकिन वह ठंडा सिर, वह खालीपन उसे जीवन भर याद दिलाता रहेगा कि जीवन नश्वर है, घमंड व्यर्थ है और जिम्मेदारी ही असली गहना है। ये रस्म हमें जमीन से जोड़ती है। ये याद दिलाती है कि हम मिट्टी के बने हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, मौत के सामने हम सब नंगे हैं। और यही समझ मनुष्य को विनम्र बनाती है, मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है।